Assalamualaikum. Good morning, everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. But Zuhaib is with us. How are you, Zuhaib? I'm fine. ये मेरा पेन आप ना चुराया करें बार बार, मतलब मैं हमेशा मांग रहा होता हूँ, यहाँ रखा होता है और रोज मेरा पेन गायब हो जाता है। आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि आपने ऑन एयर ये कह दिया, क्योंकि ये सरासर इल्जाम है। ये इनका पेन है, हाथ में पेन दिखाए ना, बताए भाई आप सब लोग पेन दिखाए तो सही ना जो आपके हाथ में। नहीं तो आ गया, आप तो मांग लिया ना, रोज मुझे मांगना पड़ता है। मतलब चोरी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो ऑलमोस्ट डाका है जो डाला जाता है। ये बिल्कुल सही कहा, डाका है ये जो डाल रहा है। तो डाका तो छोटा मोटा हम कर ही लेते होते हैं, बट एनीवे बात हमने ये करनी है कि कल ऑब्वियसली एवरी डे वी आर एक्सपेक्टिंग अ मैच, बिकॉज पीएसएल का मतलब ही है कि रोज आपको क्रिकेट मिलेगी। और फिर कल एक दफा फिर सामने ये चीज आ गई कि कोरोना जो है, कोविड इज सो रियल, तो लिहाजा टीम में एक बंदे को कोविड डिटेक्ट हुआ, कोविड पॉजिटिव हुआ, और उसके बाद पूरा मैच जो था उसको डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। आज वो मैच होना है, तो बिल्कुल सही कहा हुमा ने कि आप देखें कि कितने टेस्ट वगैरह होते हैं, क्वारंटीन किया जाता है, और उसके बाद भी एक प्लेयर के अंदर कोरोना वायरस का आ जाना आई ओपनर है आपके लिए भी। बिल्कुल आई ओपनर है, इट्स वेरी रियल। मतलब कि एक बंदे को होता है और उसमें खदशा ये होता है कि इसको किस सारों को लग सकता है इस एक बंदे से, और वही हम बार बार बताना भी चाहते हैं कि अभी भी एहतियात रखें, बिकॉज अब आपने टीम भी देख ली है ना कि इतना बड़ा मैच, आपको पता है कि किस तरह ये स्केड्यूल किए जाते हैं, एक चीज़ आगे से पीछे नहीं हो सकती है, लेकिन जब कोविड हो गया तो हो गया, सारी चीज़ को ख़त्म करना पड़ा। आज वो मैच होगा, तो एक दफ़ा फिर लेकिन जो इंतजाम हम लोग कर रहे हैं पीएसएल में, जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और रेसिपीज जो फॉलो किए जा रहे हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से स्टैंडर्ड उसका ऐसा है कि उसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि हम इसलिए इसकी ये तवज्जो दिलाते हैं आपको कि आप किसी भी सूरत जो है ये ना समझें कि कोरोना खत्म हो गया, एग्जिस्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। तो आज वो मैच हो जाएगा, जो होना है, जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, वो भी हो जाएगा। एंड फॉर ऑल दोज हु आर रेजिस्टिंग वैक्सीनेशन, जो कोविड की वैक्सीनेशन अब दुनिया में लगाई जा रही है, फॉर ऑल दोज पीपल जो रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं लगवा रहे, प्लीज़ ऐसा ना करें। मतलब यू हैव टू, वी ऑल हैव टू, इससे डरने की कोई चीज़ नहीं है। और अब आप देख ही लिया कि अभी तक जब केसेस सामने निकलते हैं तो उसके रेपरकशंस कितने होते हैं, सो वी हैव टू स्टॉप दिस। अच्छा जी, बहुत सी और भी बातें करनी है, महंगाई, ये सब कुछ है आज के शो में। इंतखाबात जो है ना, ये बहुत ही आम इंसान के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ है, लेकिन वील ट्राई टू एक्सप्लेन देम टू यू एज वेल। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। सेनेट इलेक्शन कल होंगे, जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। असल मार्का हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होगा। हफीज शेख जीत गए तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सेनेट इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की राय को हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी जीत करार दे रही हैं। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से वोटर्स की शनाख्त का तरीका तय करने का मुतालबा, अपोजिशन का इसरार है कि ये काम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। और लाहौर में कचरे के फिर पहाड़ लगे हैं। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया के शहर को साफ सुथरा रखने के तमाम दावे गलत साबित हुए। शहरियों की परेशानी कम ना हुई, कोई नहीं अजाला करने वाला। और आज याद करेंगे मारूफ शायर नासिर काज़मी को उनकी बरसी पर, जिनकी गज़लें आज भी शौक से सुनी जाती हैं। अच्छा, दिस वाज बाय द वे वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो कि हर मौके पे और बड़े बेमौके पे भी गाया। कहाँ जाऊँ, बाल बना के जाऊँगा भाई, जहाँ मैच ना भी कर रहा हो ना, तो ये गाना बीच में डाल दिया जाता है। तो इससे ये जब चलता है तो इससे बड़ी यादें एकदम से आ जाती हैं। फनी फनी कपड़े बदल के क्यों आप मतलब ना जाओ, नहीं दिल चाह रहा तो। खैर एनीवे, ये तो खैर मजाक था। आगे चलते हैं और सबसे पहले सेनेट की ही बात कर लेते हैं, सेनेट इलेक्शंस की। और आपको बताएंगे सेनेट इलेक्शन का मैदान अब कल सज रहा है, और असल मार्का, जिस तरह कि हमने आपको अपनी टॉप स्टोरीज में भी बताया, इस्लामाबाद की निशस्त पर होगा, जहां हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार मुल्क का सियासी मंजरनामा भी वाज़े कर देगी। अगर यूसुफ रजा गिलानी हारते हैं तो PDM के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठेंगे। हुकूमत और अपोजिशन ऐवान की 52 बिल्कुल सीट्स हैं, पर अक्सरियत हासिल करने कोशिशों में लगी हैं। और सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सियासी जमातों के दरमियान राब्तों में मजीद तेजी आ गई है। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख ने अपने इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ कल एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। हफीज शेख को अपनी कामयाबी पर यकीन है। हफीज शेख ने क्या कहा, देखिए।
तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने यहाँ पर मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दूसरी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके कंबाइंड जो कैंडिडेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में सेनेट की इलेक्शंस में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया है। 3 मार्च इंशाल्लाह एक तारीखी दिन होगा जिसमें हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान की सेनेट में इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी हासिल करेंगे। और MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने हफीज शेख को यकीन दिलाया है कि उनकी जमात वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ अराकीन असम्बली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसी तरह से जिसे कहते हैं कि पैसे का मुंह खोला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो MQM के 21 के 21 सूबाई असम्बली मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और अपनी लीडरशिप के हदायत के मुताबिक सिंध में भी MQM पाकिस्तान और PTI और GDA के कोलिशन मौजूद है। हम आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने भी इस मौके पर हफीज शेख के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबके जज्बात आपके सामने हैं, तमाम के तमाम शेख हफीज साहब के साथ हैं और दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी से हमकिनार करे। और सेनेट इलेक्शन की मुहिम में वज़ीर आज़म भी शरीक हो गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर को इंतखाबी कैंप ऑफिस में तब्दील कर दिया है, जहां वो अरकान असम्बली से मुलाकातें उनकी जारी हैं। मगर PTI को अपनी जमात के बाज़ अरकान की जानिब से मुश्किलात का सामना है और PTI के 2 अरकान सिंध असम्बली के बयानात से ये साफ जाहिर है कि वो PTI के उम्मीदवारों को वोट देने के मूड में नज़र नहीं आते। सिंध के साथ ये ओवरऑल जो सूरत हाल चली, हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी इस 2.5 साल के अंदर। तो सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा। बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज़ हैं। ये जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज़ हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से। हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। लेकिन PTI के एक रुकन असेंबली को पार्टी चेयरमैन पर इस हद तक एतमाद है कि उन्होंने दरख्त को भी वोट देने का ऐलान कर दिया। देखें आप, सुने। हम खान साहब के सिपाही है, अगर ये तो हफीज शेख है, अगर वो कह रहे कि इस दरख्त को भी मतलब वोट फोल करें तो हम इस दरख्त को वोट देंगे। अच्छा, आप ये देखें कि कॉन्शियस के मुताबिक मैंने अब दरख्त को वोट दिया बिकॉज दैट इज हाउ आई फेल्ट। अच्छा, खैर, हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी जीत के लिए पुरएतमाद है। अब देखना यह है कि कौन पार्टी पॉलिसी से इनराफ करता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि इस्लामाबाद का मार्का PDM के हवाले से भी इंतहाई आम है। गिलानी साहब के हारने की सूरत में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। यानी ये साबित हो जाएगा कि हुकूमत की ऐवान में अक्सरियत बरकरार है। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर हारते हैं तो PDM की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक पर भी सवालात उठेंगे यकीनन, ऑब्वियसली। और जो बाय द वे सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों में हैं और फिर PDM की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने के दावों में भी जान नहीं रहेगी। ये सारी इवेंचुअलिटीज़ हो सकती हैं, तो लिहाजा हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरीज साहिबा। शाजिया, सबसे पहले सेनेट इंतखाबात सर पर आ चुके हैं, जिन लोगों से बात करनी थी अब तक हो चुकी होगी। डेफिनेटली वी आर थिंकिंग हुकूमती इत्तेहाद के कितने लोग हैं जो गिलानी साहब को वोट करेंगे आपके अंदाजे में? उन्होंने जो कैंपेन की है, जो जैसे मैंने कहा कि ये उनका राइट है, तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की। उसमें गवर्नमेंट के भी लोग हुए हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, दीगर अपोजिशन जमातें उनके मेंबरान भी हैं। तो ये तो एक ऐसा हक़ है जिसको हर कैंडिडेट एक्सरसाइज करता है और गिलानी साहब ने किया है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता इस वक्त कबल वोट के क्या होने जा रहा है। लेकिन
हमें बहुत उम्मीद है और यकीन की हद तक ये उम्मीद है कि जो गिलानी साहब को रिस्पांस मिल रहा है बेस्ड ऑन उनका अपना जो एक कैंडिडेचर है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत की नाअहली है वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सबब बनने जा रही है इनकी रिजेक्शन का सेनेट इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा शाज़िया वली साहब, ये कहिएगा कि हुकूमत की जानिब से इस राय का इज़हार किया गया कि अगर गिलानी साहब जीतते हैं, आपके उम्मीदवार जीतते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि किसी ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है और छुप छुपा कर अपोजिशन को वोट दे दिया है, सौदेबाजी की है, यानी उनका मकसद ये है। तो बज़ाहिर ये बात तो ठीक ही लगती है अगर सेनेट इलेक्शंस देखे जाएँ, गुज़श्ता भी और दीगर इलेक्शंस भी। आप इससे इत्तफाक करेंगी? देखिए, सेनेट का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो वोट है वो उसी तरीके से एक वोट का हक है जो हमें जनरल इलेक्शन में बहैसियत एक वोटर के हासिल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मुख्तलिफ है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में वोटर की वही हैसियत और वही अहमियत है और उसका जो वोट है उसका अपना है, उसके ज़मीर की आवाज़ है, उसका कॉन्शंस का वोट है। और यही वजह है कि जो डिफेक्शन का क्लॉज है आर्टिकल 63A, उसमें डिफेक्शंस बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आप एक मेंबर करेगा या करेगी तो वो डिफेक्ट हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग सकती है। तो उसके अंदर सेनेट का वोट शामिल नहीं है। सेनेट का वोट सीक्रेट वोट है आर्टिकल 226 के तहत और उसकी सीक्रेसी के पीछे एक पूरा स्पिरिट है। तो इसमें यकीनन पार्टी डिसिप्लिन एक अपनी जगह चीज़ होती है और इसीलिए अरकान ऐसे ही होने चाहिए जो पार्टी के डिसिप्लिन को समझें, लेकिन फिर पार्टी को भी ऐसे कैंडिडेट्स मैदान में लाने चाहिए जो कि पार्टी आइडियोलॉजी से मुंसलिक हों, पार्टी के मंशूर से मुंसलिक हों, पार्टी के लिए और पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी जो है वो इतनी ज़रूर हो कि जो वोटर इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है और उनकी जमात का हिस्सा है वो भी उसे इत्मीनान के साथ वोट दे सके। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं PTI की जानिब से, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट्स दी हैं जिसके ऊपर उनके अपने मेंबर्स एतराज़ कर रहे हैं। वो शाज़िया, बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। अगर गिलानी साहब ना जीते तो एक तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा PDM के मुस्तकबिल पर भी तो सवाल आ जाएंगे। तो आपकी नज़र में इस सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद का जवाब क्या रह जाएगा? कि PDM की जमातें सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए तो नहीं खड़ी हुई ना, वो तो एक तहरीक का हम हिस्सा हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ, मुनसिफाना इलेक्शंस के नतीजे में हकीकी जमहूरी अवामी हुकूमत का क़याम हो। और इस वक्त जो नाअहल नालायक हुकूमत सेलेक्ट करके मुसल्लत की गई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, जो दिन ब दिन इस मुल्क में महंगाई को बढ़ा रही है, लेकिन इस मुल्क में लोगों को कोई रिलीफ नहीं है, किसी चीज़ के दाम कम नहीं हुए हैं, बल्कि रोज़ सुबह उठते हैं तो कोई नई बुरी ख़बर मईशत के हवाले से हम सुनते हैं। तो जो मईशत का इस वक्त हाल है, जो इस वक्त लोगों की इस वक्त ज़हनी कैफियत है, इन मसाइल की वजह से हम चाहते हैं कि लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा मिले और इसी वजह से PDM का क़याम अमल में आया है और ये सफ़र जारी रहेगा। ये तो स्टेजेस हैं, अभी हमारी लॉन्ग मार्च अनाउंस हो चुकी है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ऐलानात होंगे, मुश्तरका मुशावरत के बाद मुश्तरका ऐलानात किए जाएंगे। तो PDM एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट उस वक्त तक चलेगी जब तक कि हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं होते। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी थी और उन्होंने PDM से अलग किया इसको कि जो भी नतायज आते हैं तो PDM एक मूवमेंट है, वो तो जारी उसारी उनकी रहेगी और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उनके मुताबिक। अच्छा, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम ले रहे हैं और आपको पता है कि ये सेनेट इलेक्शंस तो ऑब्वियसली कल ही होंगे, लेकिन वी हैव अ ब्रेकिंग और बिल्कुल है। और अहम खबर यह है कि मुसाफिर के इंतकाल पर भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। शारजा से भारतीय शहर लखनऊ जाने वाली परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई थी और ये जो एयरलाइन है इसकी परवाज़ 6E1412 को सुबह 5 बजे हंगामी तौर पर
कराची उतार लिया गया है और तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज़ में है, इंतकाल वो कर चुका था, इसीलिए ये हंगामी लैंडिंग हुई है। एविएशन ज़राए का ये बताना है। इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात के बाद फ़्लाइट 6E1412 सुबह 8:36 पर कराची से अहमदाबाद के लिए रवाना होगा। अच्छा जी, ये अफजल नदीम डोगर साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जियो हमारे साथ हैं। डोगर साहब, ये क्या स्टोरी है, क्या हुआ ये, और क्या अस्पताल लेके गए मुसाफिर को, डिटेल्स बताइएगा। भारतीय एयरलाइन की परवाज, इंडिगो एयरलाइन की परवाज थी, जो ही ये ईरान के रास्ते सुबह 4 बजे के लगभग जो है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई। तो उस वक्त इनके एक मुसाफिर हैं हबीब सलमान अली, 60 साल उम्र थी इनकी तबीयत खराब हुई। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने राब्ता किया कराची से, क्योंकि करीब तरीन एयरपोर्ट कराची था। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अथॉरिटीज ने इनको जहाज को उतरने की इजाजत दी। तकरीबन 5 बजे सुबह 4:45 बजे लैंड किया था जहाज ने। उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह हंगामी सूरत में होते हैं, उन्होंने चेक किया मुसाफिर जो थे सलमान हबीबुर रहमान सलमान अली, इनका जो है उन्होंने बताया कि इंतकाल हो चुका था। क्योंकि वो बाद में प्रोसेस होता है पूरा इनकी मैयत का, और उसके बाद इनकी दस्तावेजात वगैरह हुई। तो सुबह जो है फ्लाइट जो है वो 8:36 पे फिर इनको एयरलाइन को ऑर्डर हुआ था कि भी आपने जो है वो लखनऊ जाने की बजाय अहमदाबाद आना है। तो लिहाजा ये परवाज जो है वो सुबह 8:30 बजे 8:36 पे तकरीबन कराची से टेक ऑफ हुआ है और अभी अहमदाबाद जो है वो पहुंचने वाली है। जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाह रहे हैं, तो यानी 3.5 घंटे ये परवाज जो है ये कराची एयरपोर्ट पर रही, तो क्या पैसेंजर्स जो बाकी सारे थे वो जहाज के अंदर ही रहे या दे वर अलाउड टू गेट आउट टिल द एयरपोर्ट? नहीं, सिर्फ वो कुछ जहाज का अमला था जिन्होंने सिविल एविएशन और जो स्टाफ था हमारा, इन्होंने मदद की उनको जहाज को, जो मुसाफिर थे उनको लाने में। उनको हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पर डॉक्टर्स ने चेकअप किया, जिसके बाद जो है वो जब उनकी डेथ डिक्लेयर हुई तो जाहिर है जैसे कि उनका कफन वगैरह का होता है, इस तरीके से उसको आम पैसेंजर तो नहीं फिर जहाज में उसको डाला गया, लेकिन एज ए जो है वो डेड बॉडी के तौर पर उनको यहाँ से रवाना किया गया। तो इस सारे प्रोसेस में जाहिर है टाइम लगा और इसके बाद जो है वो जहाज रवाना। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने इस खबर से मुताल्लिक हमें डिटेल्स दी। और इस वक्त इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। साहब कामयाब होंगे और पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो जहाँ पर वाज़ेह भी है कि हुकूमती रेफरेंस को उन्होंने कबूल नहीं किया और आइन के मुताबिक जो खुफिया राय शुमारी है उसको बरकरार रखा है। साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, डिटेल्ड ऑर्डर जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये फिर पार्लिमान ये फैसला करेगी कि क्या आइनी तरमीम चाहिए, कानून में तरमीम चाहिए या इलेक्शन कमीशन आपको अपने रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे कि उस फैसले से मुताबिकत रख सके। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो फैसले सिर्फ एक ओपिनियन है, यानी एक राय है, या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत है कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये चीज़ें भी बात की बात है और ये एक प्रोसेस है जिसको मुकम्मल किया जाएगा। बहुत सा इब्हाम भी है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुफिया राय शुमारी हो, साथ इस बात का इजहार भी किया गया है कि उसके अंदर जो शफाफियत है उसको भी रखा जाए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ भी मुमकिन बनाई जाए कि उस वोट की हैसियत क्या है। ये एक तजाद है जिसको डिटेल ऑर्डर के बाद ही दूर किया जाएगा, लेकिन जो कल के इलेक्शन है वो उसी तरीके से जिस तरह माजी में होते थे वही तरीका होगा। और जब तक पार्लिमान कानून या आइन को अमेंड नहीं करती यही सिलसिला रहेगा। और दुनिया में निज़ाम भी यही है कि राय शुमारी हमेशा खुफिया होती है, जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। ये बुनियादी बात है।
अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई साहब कि एक तरफ जब हुकूमत ने डस्का इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन डस्का इलेक्शन को कलअदम करार दिया तो उस पर हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जारी, और अब जो है खुद हुकूमती वज़रा जो है इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर रहे हैं, मिन्नत तलब कर रहे हैं, तो क्या मामला क्या देखें, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये तो तजाद पहले दिन से हुकूमत में है। यही हुकूमत है जो पहले एक आईनी तरमीम लेकर आई, फिर उससे पीछे हट गई, फिर एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसका इन्हिसार था। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला आ गया, वो ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो गया। तो आज और यही वही हुकूमत है जिसने 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा किए, वोट भी उठाकर ले गए, और आज 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी ये पता नहीं है कि उनको कौन उठाकर ले गया। ये जब हुकूमत की इतनी बड़ी नाकामी हो, जब हुकूमत मफलूज हो, जब हुकूमत खुद वोट चोरी करने में मुलव्वस हो, वहाँ पर आप क्या इंसाफ की तवक्को करेंगे। लेकिन डस्का के अवाम ने साबित कर दिया कि वो किसी किस्म की दांधी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को फतह हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, डस्का इंतखाब और सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक भी बात कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ है? बिल्कुल जी, अभी ब्रेक लेंगे, बट वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट, कोशिश पूरी है कि आज के शो में म्यूजिक डाला जाए, तो लिहाजा वैसे नासिर काज़मी का जिक्र कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो उनका जिक्र हो तो मुझे कुछ याद भी आ गया। वो कहते हैं कि फिर सुलगने लगा सहराए ख्याल, अब्र खुलकर कहीं बरसा होगा, और शाम से सोच रहा हूँ नासिर, शाम से सोच रहा हूँ नासिर, चांद किस शहर में उतरा होगा, और दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। मैं ज़्यादा तारीफ जो है आपकी डिलीवरी की करूँगी, क्योंकि शेर तो हमें पता है किसका है। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, अब जिनके ये अल्फाज हैं उनको हम ट्रिब्यूट भी दे दें। तो जी, आज उर्दू के मुमताज़ शायर नासिर काज़मी की 49वीं बरसी है। नासिर काज़मी भारतीय पंजाब के इलाके अम्बाला में पैदा हुए, क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। माली हालात की वजह से तालीम का सिलसिला मुकम्मल न कर सके और ग्रेजुएशन को अधूरा छोड़कर रोज़गार के लिए निकल पड़े। कुछ ही अरसे में रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता होगा। नासिर काज़मी छोटी बहर और सादा अल्फाज में अपनी बात कहने में मशहूर थे। नासिर काज़मी का कलाम तमाम मारूफ गुलकारों ने गाया। क्या बात है, आज मुश्किल तसम्मत, क्या यानी ज़बरदस्त बात है। शायरी का लेवल, और फिर मैडम जब आ जाए सामने और फिर वो गा रही हो, तो देन यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। बाय द वे आप देखें उससे पहले क्या ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो अच्छा, हमने नासिर काज़मी साहब का इतना ज़बरदस्त कलाम सुना, और ऑफ कोर्स ये भी, लेकिन इसके साथ जो मेमोरीज है ना, एज आई वाज टेलिंग यू, अच्छा 2 मार्च 1972 को नासिर काज़मी का इंतकाल हो गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे हमने ये बताया कि नासिर काज़मी की जो हालात ज़िंदगी गुजरी, माली हालात की वजह से वो तालीम का सिलसिला, अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो मिजरीज लाइफ में आती हैं आपके ऊपर और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनको कभी भी इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपके अंदर एक डेप्थ लेके आते हैं, आपके अंदर एक गहराई, आपके अंदर चीज़ों को फेस करने का हौसला पैदा करते हैं। तो कभी भी ये जो यंग जनरेशन हमारी है, हमसे छोटे बच्चे हैं, उनको ये हम बताना चाहेंगे कि कभी भी परेशान नहीं होना हालात से। हालात आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं आने वाले वक्त के लिए। और जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, उनकी अगर आप सवाल हयात ज़िंदगी जैसे उन्होंने गुजारी है, तो बड़ी रोलर कोस्टर ड्राइव की तरह है। ये समझना, चले अपने हालात को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, लेकिन आप किसी अकम्पलिश्ड इंसान को देखते हैं और आप ये समझते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी तो एक बेड ऑफ रोजेज़ होगी और बिल्कुल स्मूथ राइड होगी। हर गिज़ ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर किसी को अपने सेट ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं। आपके मुख्तलिफ हैं, उसके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी को कोई चैलेंज मिला ही नहीं है ज़िंदगी में। और ये बात करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि यंग जनरेशन, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमेशा अपने वालिदैन से कहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमारे पास ये चीज़, तो मतलब ये
अब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरे कान में और कोई शेरो शायरी भी आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन, क्योंकि एक और बड़ी तकलीफ दे बात है, और हमारे लिए तकलीफ दे बात यह है कि हम इसको नया लाहौर कहें या क्या कहें, ये लाहौर में हो क्या रहा है, क्योंकि हुकूमत। अच्छा, लाहौर में जो हो रहा है आपके कान में आई है वो बात, मेरे कान में क्यों नहीं आई भाई? लाहौर में क्या हो रहा है ऐसा? मैं बता रही हूँ ना, मैं जो बैठी हूँ इस काम के लिए, तो मैं बताती हूँ ना आपको कि हुकूमत की डेडलाइन जो है ना ज़ोहेब, अब ये आप सुने कि वो हवा हुए महीने बीत गए, लाहौर में कचरे के कोहे हिमालय निपटाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जब ये कचरा बिल्डअप हो रहा था ना, हम तब से जिक्र कर रहे हैं इस चीज का, हम इम्प्लोर कर रहे हैं कि इसको संभाल लें। कचरे की बात आप जी बिल्कुल, और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ एक बहार की बात करनी चाहिए, और आपको पता है इस मौसम में लाहौर एक खिला खिला होता है, ये विजुअल्स आजकल लाहौर से नहीं निकल रहे, विजुअल्स ये निकल रहे हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तरजीहात में शहरियों की परेशानी का अजाला दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपको ये भी बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मराकज़ में शामिल शहर लाहौर अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। एंड दिस इज़ द ट्रूथ। एक्चुअली आपको पता है कल मेरी अम्मी भी ट्रैवल करके आई हैं लाहौर से, शी इज़ हेयर इन कराची, और मैं उनसे ये पूछ रही थी कि वाकई ये आजकल ये हालात हुए हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। बिल्कुल, जगह जगह आप देख रहे हैं कि नज़र आ रही है आपको कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर यह सवाल उठ रहा है। पंजाब के वज़ीर मियां असलम इकबाल ने 14 जनवरी को ये वादा किया था कि लाहौर को एक दिन में कचरे से पाक कर दिया जाएगा। वादा ही देख लीजिए जरा क्या किया था। वादा दिखा देते हैं ना क्या कहा था। हो सकता है देख रहे हो असलम इकबाल उन्हें याद आ जाए कि हाँ मैंने तो ये कहा था। तकरीबन 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है। इसका बैकलॉग जो है वो कल रात तक हम ज़ीरो कर देंगे। फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो गार्बेज इकट्ठा होगा वो रोज़ाना जाएगा। मीनवाइल जो वर्कशॉप से गाड़ियां ठीक होने जा रही हैं वो इंशाल्लाह ठीक होके आ जाएंगी, फ्लीट पूरा हो जाएगा तो एक आराम से बन जाएगा सिस्टम। जी तो ये बल्कि ऑन कैम ये आप हमें दिखाएं, क्योंकि ये जो हमारे इस वक्त एक्सप्रेशंस है ना कि 80% इनका कहना था कि 80% माशाल्लाह काम पूरा हो चुके हैं, और कल सुबह तक, ये 2 महीने पहले की बात है, कल सुबह तक ज़ीरो हो जाएगा। और उन्हें ये नहीं पता कि कल सुबह तक नया कचरा भी आ जाएगा। तो ये कि ये ऐसा काम नहीं है कि आज आपने साफ करके लाहौर को बंद कर दिया कि यहाँ पे, ये तो कंटिन्यूस बेसिस पे करने वाली बात है। इतनी आसान बात नहीं है ये डेडलाइन इस तरह देना। महीनों गुजर चुके हैं डेडलाइन दिए हुए। लाहौर के शहरी अब भी वादा पूरा होने के मुंतज़िर हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और शहरी इंतजामिया की नाअहली के सबब लाहौर शहर की कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं, साथ ही बीमारियां फैलने का भी खदशा है। और बार बार की हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद लाहौर में गंदगी के ढेर ये जाहिर कर रहे हैं कि शहरियों की परेशानी का अजाला पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है शायद, क्योंकि यही सोचने पर मजबूर होंगे लोग। ज़ोहेब, दिस इज़ नॉट जस्ट सैड, इट इज़ ट्रैजिक। एक जगह, एक शहर ऐसा जिसको आपने रिवर्स कर दिया हो, आपने साफ कर दिया, आपने तरीका दिखा दिया, आपने उसको एक मॉडल बना दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसका वापस आके ये अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, अब वही बात आती है ना कि इदारे अगर मजबूत हो, लोकल बॉडीज़ का निज़ाम मजबूत हो, होता ये रहा है इस मुल्क में कि हम आउटसोर्स करते हैं, हर चीज़ के लिए हम आउटसोर्स करते हैं। सिंध में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते हैं, अपना ह्यूमन रिसोर्स खास तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाहौर में भी इसकी इंक्लिंग मैं दे दूं कि थोड़ा सा हुआ है कि टर्किश कंपनी के बारे में, ठीक है आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पहले मियां शहबाज शरीफ ने उनको हायर किया और बड़े मैसिव उनको ये सारी चीज़ें दी, लेकिन आप अगर अपने लोगों को हायर कर रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं तो जल्दी बनाए ना, ताकि ये कचरे के ढेर से निजात तो मिले। अब ये एक्सक्यूज तो हर वक्त नहीं चलेगा कि गुज़श्ता हुकूमत ने यहाँ पर इदारे को मजबूत नहीं किया तो इस वजह से ये हो रहा है। I can totally relate to Zohaib's frustration because we have been saying the same thing for 2 months now and there is nobody who is hearing us out। लेकिन anyway ground reality है क्या, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर उमे फरवा। पहले तो ये बता दें कि लाहौर के कौन कौन से इलाके में सफाई नहीं हो रही, कहाँ ये मसला ज़्यादा है, ताकि हमें ये इंप्रेशन ना हम सडनली दें कि दिस इज़ ऑल ओवर लाहौर, या फिर मे बी इट इज़, आप हमें बेहतर बता सकती हैं। अगर हम बात करें कि कोई चंद एक इलाके हैं जो कि इस वक्त सफाई हो रही है और चंद एक में सफाई नहीं हो रही और बुरा हाल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे शहर की यही सूरत हाल है। कचरा जो है
जो है डेली 5000 टन जो है उठाया जाता था। लेकिन अभी सूरत हाल इस तरह से है, क्योंकि कोई सफाई कंपनी नहीं है, तो पूरे शहर से 2500, 2700, 3000 तो इतना कचरा जो है वो डेली उठाया जा रहा है। और रोज़ाना बैकलॉग में अगर देखा जाए तो 10,000 टन से ज़्यादा कचरा जो है वो इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो अपनी मशीनरी की मदद से जो है मेन सड़कें जो हैं शहराएँ उनके ऊपर से थोड़ा बहुत कचरा उठा रहे हैं, लेकिन जो अंदर गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर बहुत ही बुरी सूरत हाल है। जी अच्छा, उम्मे फरमा ये कहेगा, लाहौर में कचरे का जो मसला है पिछले साल के आखिर में ये नज़र आया, लेकिन फिर चंद हफ्तों बाद सूरत हाल ठीक भी होती नज़र आई, हमने देखा, लेकिन अब फिर ये मामला ख़राब हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है आखिर? सूरत हाल के हवाले से पिछले साल से ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है उससे शहर की सफाई संभाली नहीं गई, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी सफाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ मुआहदा ख़त्म हो चुका हुआ था। 4 मरतबा जो है उनके मुआहदे में जो है उसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद जब मुआहदा ख़त्म हो चुका तो इन लोगों ने नई सफाई कंपनी रखी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने उन 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और देखने में ये भी आया कि नए चेयरमैन जो थे वो भी मुकर्रर किए गए। अब नए चेयरमैन की तैनाती तो हुई, उसने काम भी शुरू कर दिया, और बोर्ड मेंबर्स जो थे उनमें भी कुछ तब्दीली लाई गई, लेकिन वहाँ पे जब सूरत हाल बजाय बेहतर होने के थोड़ी सी दरमियान में बेहतर भी हुई, और वो उस वक्त बेहतर दिखाई थी कि एक तो चेयरमैन भी आ गए और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए जो शहर की सफाई का एक जिम्मेदारी जो थी वो वज़ीर सनअत व तिजारत असलम इकबाल के सपुर्द कर दी। अब एक तरफ चेयरमैन भी नए तैनात हो गए और साथ में असलम इकबाल को भी ये वज़ीर को भी ये दे दिया गया टास्क कि जी वो शहर की सफाई को मुमकिन बनाए। दिस इज़ सो ट्रेजिक। फरवा, फाइनली ये भी बता दें कि अब हुकूमत तो ऑब्वियसली कह रही है कि हम जल्द अज जल्द ये मामला जो है इसको हल करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ होते हुए? कब तक लाहौर वालों को कचरा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आपकी सेंस क्या कह रही है? जी, सूरत हाल इस तरह से है कि सीओ जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वो और डिप्टी सीओ जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों की एडवर्टाइज जो है इन दोनों की सीटें कर दी गई हैं। अभी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में इन दोनों ओहदों के ऊपर अफसरान जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर उनसे बात की जाए तो इस हवाले से वो कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे। और अभी जो सूरत हाल है, बोर्ड भी तहलील हो चुका हुआ है, चेयरमैन वहाँ पर मौजूद नहीं है, MD की किसी वक्त भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की किसी वक्त भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो एक इदारा जिसको संभालने वाले और उसको चलाने वाले ही वहाँ पे मौजूद नहीं है, और उस पर इतना प्रेशर, जो लोग वहाँ पे अफसरान मौजूद भी है वो भी हर वक्त इस इंतज़ार में बैठे हुए कभी भी इनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उस इदारे की सूरत हाल जब इस तरह की होगी, वो शहर की सफाई की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? तो अभी तक हुकूमत की तरफ से भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। जी उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया। ये बाय द वे उम्मे फरवा, आप तो लाहौर में हैं, कितना पेनफुल होगा आपके लिए भी अपने शहर के साथ ये हो रहा हो ना, तो बड़ा गुस्सा भी चढ़ जाता है। और ये बिल्कुल सही बता रही थी, एंड ऑफ दिसंबर में हमने पहली बार ये बात की थी इसी फोरम पे, और तब से हम ये बात कर रहे हैं। टुडे इज़ व्हाट, द 2 मार्च। बिल्कुल, आप देख रहे हैं महीने गुजर चुके हैं। मतलब कि किधर हैं आप लोगों की प्रायोरिटीज, किस चीज़ में बिजी हैं? या तो कोई आला किस्म की चीज़ साइड बाय साइड हो रही हो ना, तो हम कहें चेयरमैन की तैनाती, और ये बिजी इसमें ना कि चेयरमैन की तैनाती होगी और फिर ये होगा वो होगा। तो इसका हल यही है, लोकल बॉडीज़ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। दैट्स इट। ब्रेक भी लेते हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की कुछ राय की बात कर लेते हैं जो कल सामने आई। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। सब फरीक़ैन को अपने अपने मौक़िफ़ की फ़तह इसमें नज़र आ रही है, लेकिन नज़रें तो सब इलेक्शन कमीशन पर हैं कि वो क्या समझे हैं और क्या करेंगे इस सिलसिले में। सेनेट इंतख़ाबात के तरीक़ाकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है। आला अदलिया ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, बड़ी अहम बात है ये। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, इसका तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है।
बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की राय को हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दे रहे हैं और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी फैसला है। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है। सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे। इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। और इसके साथ ही पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और सेनेट इलेक्शन में वोट की शनाख्त के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की दरख्वास्त की है। पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा कि हमारी नज़र में, यानी उनकी नज़र में, बेहतरीन तरीक़ा बैलेट पेपर है जिस पर बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे इलेक्शन कमीशन पता चला सके कि किसने किसे वोट दिया है। कोर्ट का आज फैसला आया है, उससे एक रास्ता नज़र आया है कि किस तरीके से ये होगा। और वो रास्ता क्या है कि जो वोटर है, जब उसको ये पता लगेगा कि ये हो सकता है कि कल को मैं जो फैसला करता हूँ उसका इंकशाफ हो जाए, तो उसके बाद वो होशियार होगा और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तरीका दरियाफ़्त किया जाए जो कि हमारी नज़र में बेहतरीन तरीका जो है वो बैलेट पेपर है, जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। तो हम और आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है, उसको आप मनोआन उसके ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास उनका चल रहा था, उन्होंने मेहरबानी की, हमें भी दरमियान में जो है वक्त दे के हमें भी सुना। अब वो अपने इजलास में ये फैसला करेंगे। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, ये भी देखिए। ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा क्योंकि कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती, और इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया और इस सारे मामले पर राय लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा। नासरा साहिबा, सबसे पहले बहुत सी चीज़ें वैसे तो समझने को हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। तो आपकी नज़र में क्या ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कल होने वाले इंतखाबात सीक्रेट बैलेट और रिवायती तरीके से ही होंगे, या इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर तब्दीली कर सकता है? इलेक्शन सेनेट का ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो इसको तो मैं समझती हूँ ओपन करना तकरीबन नामुमकिन ही है, क्योंकि कहाँ से वो बदलते जाएंगे शो ऑफ हैंड्स में कि जी अगर इसके वोट पूरे नहीं हुए तो दूसरे को जाना है, तो सारा वक्त फिर इसी तरह करते रहेंगे। ये मेरा ख्याल है कोई मुमकिनात में तो शायद हो सकता अगर आइन में गुंजाइश होती, लेकिन जब गुंजाइश है ही नहीं और ऊपर से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो इस सूरत हाल में तो जो फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने या जो तशरीह उन्होंने इतना अरसा लगा के की है, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो कतन कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि तब्दीली लाइव तरीक़ेकार में इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इंतज़ामिया का हिस्सा है और उनका काम है कि ये देखें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। अब वो किस अंदाज से देखेंगे कि वोट के वक्त पैसे तो नहीं लिए गए, और अगर लिए गए और ये साबित हो जाए तो फिर जो आर्टिकल 63 है कि जो शख्स डिस्क्वालीफाई होते हैं सादिक और अमीन ना होने की वजह से, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है सेनेट, लेकिन तब्दीली इलेक्शन के तरीक़ेकार में तो सेनेट को लाने का कोई इख्तियार ही नहीं। अच्छा, ये कहिएगा कि हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, हुकूमती हलकों ने ये कहा है कि सदारती रेफरेंस में राय ही मांगी गई थी, लेकिन ये जो राय सुप्रीम कोर्ट ने दी है
ये हुक्म का दर्जा रखती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ तो इस सिलसिले में करना ही पड़ेगा। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी? यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो हुक्म का दर्जा रखती है, लेकिन जिसमें आइन में बात पहले ही वाजे है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी बात को करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो तशरीह कर सकते हैं और उन्होंने तशरीह कर दिया है कि ये सूरत हाल है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कर सकती है? इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जी शफाफियत जो है इलेक्शन की वो आपके ज़िम्मे है। तो शफाफियत तो है ही उनके ज़िम्मे, उनका काम ही ये है। आखिर इतना बड़ा हमारे बजट में से खर्च होता है इलेक्शन कमीशन में, उनका तो काम ही यही है। तो यकीनन उनको ये करना पड़ेगा इसका इंतज़ाम कि शफाफ रहे और ये जो इस तरीके से पैसे कहते हैं कि इधर-उधर होते हैं। जी बिल्कुल नासिर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेसिकली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियर कट हैं एंड देयर इज हार्डली एनी चेंज। एटलीस्ट हमें नहीं नज़र आ रहा कि कोई चेंजेस इधर होंगे इलेक्शन प्रोसेस में। कल जो देखा जाएगा। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ हेडलाइन ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, कल हमने एक आपसे वादा किया था कि आज जी आपको पता है कि जैसे इट्स द 2nd of March, कल फर्स्ट थी, तो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बिकॉज इन कमेमोरेशन विद इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो हमारी कोशिश पूरी ये है कि हमारा कोई भी टॉपिक हो हमारे शो पे, जो हमारी गेस्ट होंगी वो एक खातून होंगी। तो वी कुड बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, एनीथिंग। तो हम कोशिश हमारी पूरी है कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी ख़वातीन हों, हमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी ख़वातीन मिले। तो अभी तक आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ही जा रहे हैं। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर जो ब्रेकिंग बीच में आ जाती है, तो उसके लिए तो बेहतरीन जा रहे हैं और मजीद भी आगे अच्छा जाएंगे, फिक्र ना करें। मुझे क्यों आपकी आवाज़ में कोई सिंसेरिटी नहीं लग रही? तो है, मुझे शक ही रहता है वैसे। एनीवे जी, बहुत सी बातें करनी है और वो बहुत सी ख़वातीन हमारा इंतज़ार भी कर रही हैं। इस घंटे की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में मुख्तलिफ साजिशी थियरीज़ का बाजार गर्म। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अफवाहों में ना आए, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज़ इजाफा, जलती पर तेल का काम कर रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई नीचे नहीं आ रही। रमज़ान में महंगाई को काबू करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा। और सख्त तरीन सजाओं के बावजूद बच्चों से ज्यादती के वाक़यात कम नहीं हो रहे। हुकूमत समेत पूरे मुआशरे को इज्तिमाई जिद्दोजहद करना होगी। और सिंध एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप में खवातीन गोल्फर्स की शानदार परफॉर्मेंस। खवातीन कैटेगरी में दानिया सैयद पहली, आनिया फारूकी दूसरी और अबीहा की तीसरी पोजीशन। लेकिन 4 हेडलाइंस में टॉप स्टोरीज में कितनी दफा और आया? और दिल चाहता है कि शुरू में ही पहले तो आपको बता देना कि मोटा मोटा क्या क्या स्टोरीज चल रही हैं, उसके बाद इफ़ यू हैव द टाइम यू नो यू कैन लिसन टू द डिटेल्स एज वेल। वैसे दानिया सैयद विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली, लेकिन पहले वैक्सीनेशन की बात कर लें, कोविड वैक्सीनेशन की। पाकिस्तान समेत आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन के बारे में माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म की ना कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, थेरीज़ हैं, साजिशी बातें चल रही हैं, अवाम में गर्दिश कर रही हैं, व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड हो रही होती हैं, तो जिसका नुकसान कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों को हो सकता है, बल्कि हो रहा है। आपको बताएं कि तिब्बी माहिरीन भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को निहायत मौसर हथियार करार दे रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है कि आवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन के अमल में शामिल होकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन जो है वो आम दस्तयाब होना शुरू हो जाए। अब बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ कुछ मजीद बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। आप ये बताइएगा कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद ये उम्मीद है कि हम जल्द इस वबा का खात्मा कर देंगे।
सबको ये उम्मीद है सब कंट्रोल में आ जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब वैक्सीन लग जाएगी तो पाकिस्तान में भी यही उम्मीद हम रख सकते हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? कब तक पाकिस्तान में हर शख्स तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी और हम सब महफूज होंगे आखिरकार कोरोना वायरस से? सबसे पहली बात तो ये कि इस वैक्सीन ये जो हमने अपनी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको हमें समझना है कि इस वक्त पाकिस्तान की 200 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 100 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है और ये वैक्सीन 18 ईयर्स से कम लोगों को जो है वो रेकमेंडेड नहीं है दुनिया भर में। तो इसलिए हमारी जो टारगेट है वो 100 मिलियन पॉपुलेशन की है और उसमें से अगर हम 70% पॉपुलेशन को अपनी वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम उस हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे जो कि इस वबा के खात्मे के लिए ज़रूरी है। तो असल टारगेट हमारा जो है वो 70 मिलियन पॉपुलेशन है और इसको मद्देनजर रख के जो इस वक्त हमने अपने टारगेट सेट किए गए हैं उसके मुताबिक हमें उम्मीद है कि सितंबर तक हम तकरीबन 30% कवरेज जो है वो कर लेंगे और उसके बाद फिर एंड ऑफ 2021 तक हम अपना मेजर हिस्सा अपनी टारगेट पॉपुलेशन का अचीव कर लेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा आपने काउंटडाउन भी बता दिया कि कितने लोगों को एक्चुअली इन रियलिटी लगनी है तो कुछ हम हर्ड इम्यूनिटी कायम कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के साथ ही दुनिया भर में एक रिवायती मसला भी ऑब्वियसली खड़ा हो गया है, वो है कि वैक्सीन से मुतालिक तोहमात, साजिशी थेरीज़ और मफरूज़े तमाम वैक्सीन बड़ी लंबी टेस्टिंग के बाद सामने आई हैं। तो क्या इसके बावजूद शकूक रहने चाहिए या फिर बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है उन चीज़ों में? दुनिया में बहुत सारे ट्रायल्स हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उसके डिफरेंट फेजेस था। पहला फेज जानवरों पे होता था, फिर सेकंड और थर्ड फेज जो है वो ह्यूमंस पे हुआ। इसकी सेफ्टी को देखा गया, इसकी एफिकेसी को देखा गया और उन तमाम स्टडीज को पाकिस्तान में जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं उनकी पूरी वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे उनकी स्टडी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया और उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया गया। तो मैं समझती हूँ जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मद्देनज़र यही था कि ये वैक्सीन सेफ हो और अभी तक हमारे पास जितने रिजल्ट्स हैं ये इसकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया गया है। वैक्सीन जो है उसकी छोटे मोटे से इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हल्का बुखार हो जाना, बॉडी एक्स हो जाना, मगर वो ये शो करता है कि ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है और ये अपना काम कर रही है और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बना रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी भी कोशिश है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं इनमें कोई जान नहीं है और इसी वजह से हम अपने शोज़ में भी रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस बारे में लोगों को आगाही देते हैं। हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है ये आगाही देने के लिए? ये मिसकंसेप्शन या लोगों की जो गलत तोहमात में पड़े हुए हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है हुकूमती सतह पर लोगों को? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। इसमें आप मीडिया एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट भी जो है वो अपना पूरा एक अवेयरनेस कैंपेन को प्लान कर रही है। हमारी कम्युनिकेशन टीम जो है उसके लिए तैयारी कर रही है और ये 2 मार्च को जो वैक्सीन पाकिस्तान आएगी एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफोर्ड की, जो कि 60+ लोगों को लग सकेगी। उसके बाद एक बड़े स्केल के ऊपर एक मीडिया के सामने एक हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं और हमारे जो मेन लोग हैं सीनियर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी ये वैक्सीन, ताकि सारे कौम देखे कि हम लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स वॉलंटियर कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुद ये वैक्सीन लगवाई है। तो ये एक मैसेज जाएगा इंशाल्लाह ताला और हुकूमत इसके लिए पूरे प्लान्स बना रही है कि हमने किस तरह इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करना है और लोगों को तैयारी करानी है, उनको आगाही देनी है कि ये वैक्सीन जो है ये फ़ायदेमंद है और इसकी किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद। आपने प्लान भी बता दिया कि एक्चुअली किस तरह इंस्पायर भी करना है कौम को कि वो ज़रूर डेफिनेटली ये वैक्सीन जब अवेलेबल हो जाएगी तो ज़रूर लगाएं। अभी तो आपको पता है कि फ्रंट लाइनर्स को, बल्कि कल यस्टरडे आई मेट अ डॉक्टर जिनको उनका 2nd डोज जो है वो लगने वाला था, साइनोफार्म की बात हो रही है। सो फ्रंट लाइनर्स तो हमारे काफ़ी अच्छी तरह सिक्योर हो चुके हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ टाइम के बाकियों को भी लगे और लगवाएं लोग जब आपको अवेलेबल हो जाए। अपना ज़ाहिर काम करें, हुकूमत की तो ज़्यादा जिम्मेदारी है ही, भारी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन ये कि हम अपने प्लेटफॉर्म से भी बिल्कुल, बल्कि डॉक्टर नौशीन हामिद तो कह रही थी इंस्पायर करना है बाकियों को, तो अगर हम भी कुछ इस सिलसिले में कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो यू नो गेट इट डन एंड शो यू दैट इट्स ओके एंड इट्स फाइन। आप हमसे तो रोज़ मुलाकात रहती ही है, सो यू विल सी फॉर योरसेल्फ। अच्छा जी, आगे चलें और एक वादा जो हमने किया हुआ है एक बड़ी इंस्पायरिंग किस्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी इंटेलिजेंस देखे, आप मेरी समझ देखे कि मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन
बस मैं समझ गया। You do realize we have a prompter in front जिस पे कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो लिखी हुई आ जाती है, तो लिखा हुआ था सामने आपसे कहाँ क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? कुछ भी लिखा हुआ। ओह वेल जी, आपको बताएं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन के साथ गोल्फ का मैदान भी खवातीन जो है वो फतेह करती नज़र आ रही हैं अब तो हमें। और 20th यानी 20वां सिंध एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप की खवातीन कैटेगरी में दानिया सैयद ने पहली पोजीशन अपने नाम कर ली, अमेजिंग, जबकि आनिया फारूक और अबीहा अनम ने नुमाया परफॉर्मेंस के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। बिल्कुल, सिंध एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कराची में हुई जो कि नेशनल गोल्फ सर्किट के सबसे नुमाया इवेंट्स में से है। और इस मौके पर कराची गोल्फ क्लब की साबिक कैप्टन मिसेस दुर्दाना सुमरो ने अपनी तकरीर में खुशी का इजहार किया और कहा कि गुज़श्ता बरसों से लेडी गोल्फर्स भरपूर शिरकत से कौमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन है फिर बता दूं मैं? बिल्कुल, ये मुझे पता है, मैं बता चुकी हूँ काफी देर पहले। दानिया सैयद चैंपियन has joined us। चैंपियन हमारे साथ है जी, एक चैंपियन हुमा और एक दानिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त दानिया वैसे हाउ आर यू दानिया एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच हुमा। बहुत मुबारक हो दानिया। प्लीज फॉर द अनइनिशिएटेड जिनको ज़्यादा नहीं पता गोल्फ का, ऑल्दो हमारी कोशिश होती है कि हम भी सीखें और आप लोगों को भी बताएं, तो उनके लिए बताएं कि आपने गोल्फ एज अ स्पोर्ट ही क्यों चुना, मतलब क्या चार्म है गोल्फ के हवाले से? पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए कि गोल्फ में जो है बिल्कुल भी कोई रनिंग एक्टिविटीज़ कोई ऐसा, मतलब लेडीज़ के लिए आई वुड से इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट। आई मीन लेडीज़ जो हैं, इवन नॉट जस्ट लेडीज़, इसमें जो है वो क्या नाम है, इवन वेटरन्स भी इसको खेल सकते हैं, इसलिए कि इसमें कोई ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब इसमें इतनी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है जितनी मेंटल आपकी कैलकुलेशन लगती है। ऑफ कोर्स इसमें अच्छा ये भी, लेकिन हमने देखा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी दीगर खेलों में जैसे क्रिकेटर्स हैं या फिर हॉकी प्लेयर्स हैं, हमने उनको भी गोल्फ खेलते हो तो इसमें चार्म तो है अपनी जगह। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो दीगर खेलों में होते हैं लेकिन गोल्फ ज़रूर उनको खेलना होता है, तो क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब इससे क्या ऐसा मिलता है? मैं आपको किसी का एक सेइंग बताती हूँ। आर्नल्ड पामर जो है वो किंग ऑफ गोल्फ रह चुके हैं, ठीक है? तो उनका कहना ये था कि गोल्फ इज़ डिसेप्टिवली क्या था? गोल्फ इज़ डिसेप्टिवली सिंपल, गोल्फ इज़ डिसेप्टिवली सिंपल एंड एंडलेसली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? इट सैटिस्फाइज द सोल एंड फ्रस्ट्रेट्स द इंटेलेक्ट। It is no doubt the best game human has invented, ठीक है? This is a saying of the king of golf. King of golf. अब जबरदस्त इसको कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि it's an addiction, but again अगर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को उठा लें, उनका अपना पैशन होता है। True. तो it's not just दानिया, about अब तो आप भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब यू आर अ चैंपियन नाउ, तो आपको क्या चार्म नजर आता है? और हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, यू आर यंग, यू आर अ गर्ल, देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग, आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो आप जब खेलती हैं और जीतती हैं तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? आप क्यों खेल रही हैं गोल्फ? देखें, मैं सिर्फ इसलिए खेल रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट द बेस्ट फॉर माय पीपल, for not just Pakistanis but also for Muslims, because I mean क्या कह सकते हैं वो उसमें। अच्छा दानिया, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे आपने यहाँ तो चैंपियन बन गई आप, अब आप आगे आपके क्या प्लान्स हैं? इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जो अभी देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, यंग गोल्फर जो बनना चाहते हैं, गोल्फ खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनल गोल्फर बनना चाहते हैं, कोई इसमें पैसे वगैरह भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है? चैंपियन बन जाएं तो फिर कोई कैटेगरी आपको मिलती है जिसमें आपको हर महीने कोई सैलरी, जैसे क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, और फिर कोई रैंकिंग में आप आती हैं, किसी रैंकिंग में टॉप में? बिल्कुल, इसमें रैंकिंग्स होती हैं। अभी हम लोग के रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी जैसे ये जो SG एमेच्योर था, ये भी एक रैंकिंग टूर्नामेंट ही है जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ। उसके अलावा
स्पॉन्सर्स हम लोग को मिल जाते हैं अक्सर, कुछ अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करें तो फिर स्पॉन्सर आपके पास खुद ही आ जाते हैं, कोई ऐसा आई थिंक इंकरेजिंग लोग आ जाते हैं हम लोग को, तो उसमें अच्छा रहता है। अच्छा चलिए दानिया, ये बताएं कि आगे क्या करना है। मतलब आई एम श्योर अ चैम्पियन लाइक योरसेल्फ, जिसके इतने इरादे भी हों कि ख़वातीन भी स्पोर्ट में आ सकती हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है, तो आप इधर तो रुकने नहीं वाली, तो क्या एम कर रही हैं, क्या एम्बिशंस हैं, कहाँ तक पहुँचना है? I do want to become an LPGA tour professional, but उसके लिए like you said I'll have to go out and perform major tournaments there, but for now अभी तो मैं अपनी O levels पढ़ाई ख़त्म करके अगर मेरे ग्रेड्स आ गए तो बाकी कॉलेज का अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आई बी हियर। मैं तो वैसे इतना ज़्यादा हम दोनों को गोल्फ की इतनी नॉलेज नहीं है वैसे, लेकिन ये कि आपके फेवरेट गोल्फर कौन है? टाइगर वुड्स या और कौन है जिससे आप इंस्पायर हैं? और सिंस अगर टाइगर वुड्स के बारे में आप कहेंगी तो फिर उनके लिए भी दुआ कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बैड उनका एक्सीडेंट भी हुआ है रिसेंटली। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। टाइगर वुड्स अपनी जगह है, यस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्फर्स, आई रियली एडमायर हिम। He has mental strength and all that, but physically अगर देखा जाए उनका swing के मुतालिक से I would say Rory McIlroy is my favorite, और ladies में जो है मिशेल भी मेरी favorite रह चुकी हैं। yeah. तो आप क्या फॉलो करती हैं इनको ऑनलाइन? यू वॉच देयर टेक्निक्स, कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं इन अपने इसी हुनर को? हुनर ही है ये, आप कितना इसको पॉलिश तो करना होता होगा, तो कितना टाइम स्पेंड करती हैं गोल्फ खेलने में, प्रैक्टिस करने में? अभी तो फ़िलहाल वैसे अगर रेगुलर की मैं बात करूँ तो उसमें जो है आई यूजुअली गिव 3-4 hours a day for practice, और इसके अलावा आई डू वर्कआउट्स टू इंक्रीज माई फिटनेस। और बाकी अभी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो उसमें जो है मुझे अपना गोल्फ का टाइम जो है सुबह को सिर्फ 2 hours का हो गया है, और बाकी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप ऑन कैरिंग ऑन माय फिटनेस हियर। खुशी हुई है कि पढ़ाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं और ऑब्वियसली स्पोर्ट भी चल रहा है। घर में और भी कोई है जो गोल्फ खेलते हैं आपके साथ? बहन भाई, पेरेंट्स? सिबलिंग्स, I have my sister playing and I have my brother playing. जी. And yeah. But you are the champion in the house. Yeah, you can say that. अच्छा ये बताएं, आप गोल्फ की तो बात आप करती हैं ज़ाहिर है और खेलती भी है, ग्रूव मेरा कैसा लगा आपको? Sorry? ये क्रिकेट का जो PSL का गाना है ग्रूव मेरा, ये कैसा लगा आपको? Oh, ये मैंने नहीं सुना है। दानिया, you are the only one we know जिसने ये गाना नहीं सुना, but we will forgive you. हम कुछ नहीं कहेंगे बिल्कुल, बिकॉज आप इतनी बिजी हैं और आपके अपने गोल्स इतने फोकस्ड हैं। चैंपियन बनने के लिए फिर जाहिर है आपको फोकस फिर आप इधर उधर तो नहीं देख सकते, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जाते जाते क्या कहेंगी आप फॉर यंग पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, किस तरह इंस्पायर करेंगी कि ये स्पोर्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है और इसको खेला जाए? मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब ये याद रखें कि जो भी बंदा इस दुनिया में पैदा होता है, हर कोई ग्रेट थिंग्स अचीव करने के पैदा होता है, तो प्लीज़ अपने आप को कोई वेस्ट ना करे। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टाइम दें, फाइंड देयर टैलेंट्स, हेल्प देम ग्रो विथ इट, एंड बच्चों को भी है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, फ़ोन से अपनी आँखें उतारें और जाके बाहर खेलें थोड़ा सा, एंड डू समथिंग गुड फॉर द पीपल। इतनी अच्छी बात की है दानिया, अब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब यू आर सो यंग योरसेल्फ, लेकिन बात आपने बड़ी गहरी की है। टाइम ना वेस्ट करें, फोकस्ड रहें एंड नो वेयर यू आर गोइंग। जिस तरह आप, मतलब आप तो चैंपियन भी बन गई, डेफिनेटली आपकी ये मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिया सैयद फॉर जॉइनिंग अस। जी वेलकम बैक। और बिल्कुल शो के आगाज़ में हमने कहा था कि महंगाई की बात होगी, और महंगाई से मुतासर जितने अवाम हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा इस बोझ तले दब चुका है। अब हुकूमत को
करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यही वो बात है। कह रहे हैं कि कुछ करना पड़ेगा, यही बात कर रहे हैं, करना पड़ेगा, यही कह सकते हैं। आई थिंक ओके, लेट अस रीफ्रेज इट, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू से कि शायद कुछ हुकूमत कर नहीं रही, डेफिनेटली हुकूमत को भी एहसास तो है, लेकिन इससे ज़्यादा करना होगा। तो आपको बताएं कि आटा, चीनी समेत मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस की महंगाई जलती पर तेल डाल रही है। वज़ीर आज़म ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तो मुस्तरद कर दी, लेकिन रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसकी बुनियादी चीज़ों की बढ़ती कीमतों का क्या करें जो हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आ रही। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले माह दावा किया था महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें रंग ला रही हैं और मज़ीद कीमतें नीचे जाएंगी, ये उनका कहना था। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आदाद शुमार कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल सुना रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फल, सब्जी, आटा, चीनी समेत रोज़मर्रा के बेशतर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें 2.5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अभी 2.5% सिर्फ 2.5% ही नहीं है, इससे पहले जो 2%, 3%, 4% ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं हालात कि 2.5% इजाफा हो रहा है और बहुत बड़ा ये इजाफा हो चुका है। ये पिछले एक माह में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा वही जलती पर तेल का काम कर रहा है। अपोजिशन जमातें भी बढ़ती महंगाई पर मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत को महंगाई के खिलाफ फौरी और मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर है तो वो महंगाई है, क्योंकि महंगाई से डायरेक्टली आवाम मुतासर होते हैं और फिर आपको उन्हीं आवाम से वोट भी लेना होता है। बिल्कुल, अच्छा आपने कनेक्शन बना दिया एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न। और हमारे साथ जी मौजूद हैं माहिर मईशत हुज़ैफ़ा बुखारी। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हालिया दिनों में खाने पीने की अशिया की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं आम आदमी बहुत परेशान है। तो हुकूमत समझती है कि मईशत को मजबूरी तौर पर ठीक कर लिया है, महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके ख़्याल में महंगाई ऐसे ही रहेगी तो मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? अपना एनालिसिस दीजिए। महंगाई को काबू करने के लिए ज़रूरी है कि बिलावास्ता टैक्सों की शरह में कमी की जाए। पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब पे जो आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं उनकी अगर शरह में कमी हो जाती है तो उससे जाहिर है कि पैदावारी लागत में भी कमी होगी और जिसकी वजह से कीमतों में भी कमी आएगी। अच्छा, फिर ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जो पैदावारी सलाहियतें हैं उसके अंदर तकनीकी सलाहियत को भी बरोए कार लाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा हो सके। और साथ ही ज़रूरी ये भी है कि लोगों की आमदनी में इजाफा किया जाए। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताइएगा कि महंगाई की शरह फिर डबल फिगर्स में जाती नज़र आ रही है, तो ये परेशानी की बात तो है यकीनन। और रमज़ान भी फिर आने वाला है जिसमें सभी रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और जब महंगाई नहीं भी होती तब भी रमज़ान में तो जिस तरीके से मुनाफाखोरी की जाती है सबको पता है। हालात जिस जगह पहुंच गए हैं, क्या हुकूमत अब महंगाई कंट्रोल कर भी सकती है या बहुत ही मुश्किल ये काम दिखाई दे रहा है? रमज़ान में जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो उसकी वजह यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नंबर 1, और दूसरी बात यह है कि आड़ती का किरदार। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बुनियादी अशिया के लिए हमारे कमोडिटी एक्सचेंज हमारे पास होना हो, जिससे इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लोगों को इस बात पे माइल किया जाए कि वो ऑनलाइन ख़रीदारी करें, जो दुनिया भर में नाफिज है इस वक्त ये निज़ाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करें ताकि घर तक उनकी सप्लाई पहुंचे और वो डायरेक्ट तरीके से लोगों से अपनी ख़रीदारी कर सकें। राइट, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी हुज़ैमा साहिबा, एंड आई एम सॉरी मैंने आपको पहले हुज़ैफ़ा कह दिया, मेरे सामने प्रिंट में कुछ हुज़ैफ़ा ही लिखा हुआ था। हुज़ैमा साहिबा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ ये दिया गया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद आवाम के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, तो हुकूमत ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है, इससे कोई रिलीफ मिलेगा? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या उम्मीद रखें कि महंगाई को कुछ लगाम डाली जा सकेगी?
पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करके हुकूमत ने वैसे तो आवाम को वक्ती रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन इससे बड़े इम्कानात ये हैं कि मालियाती खसारे में इजाफा होगा, जिसकी वजह से फिर उनको कर्जे की तरफ जाना पड़ेगा। इससे बेहतर ये था कि तेल पर जो पेट्रोलियम लेवी नाफिज है और जो सेल्स टैक्स की शरह है, उन दोनों में कमी कर देते और उतना ही टैक्स उमरा से बराह रास्त उनकी आमदनी पर लेते, तो काफ़ी जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सारे मामलात मईशत से जुड़े और बड़े अहम मामलात हैं, इस पर अपना तजिया देनी थी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें उन्होंने दो बातें बड़ी ठीक की हैं। एक तो मिडल मैन का किरदार, ये बड़ा अहम है, और मिडल मैन किसान को तो पैसे मिल रहा होता है बहुत कम एक चीज़ के जो वो ग्रो करता है, लेकिन मार्केट में वही चीज़ फ़र्ज़ करें 200 रुपए की बिक रही है, किसान को उसके मिल रहे हैं 2 रुपए 1 रुपया। तो ये मिडलमैन और फिर होल्डिंग्स भी इसमें बीच में आ जाती है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में अशिया ज़रूरिया की सब्जी, ये फल और ये आटा, चीनी, ये तो महंगे होने ही नहीं चाहिए। मतलब ये द मिडिल मैन और द मिडिल कॉन्सेप्ट व्हाटएवर इज इन द मिडिल, उसको खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और चैनलाइज उसको मॉनिटरिंग उसको होनी चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल कुछ ना कुछ हो उस सिलसिले में। जी अब दोबारा से जरा सेनेट इलेक्शन आ गया दोबारा, बिल्कुल सेनेट इंतखाबात बिल्कुल अब एक दिन की दूरी पर है। इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है, लेकिन रिवायती जोड़ तोड़ उरूज पर है। गैर रिवायती सियासत के अलमबरदार भी खुलकर शरीक हुए हैं। सियासी जमातों ने राबतों का अमल तेज कर रखा है, और आप एनर्जी देख रहे हैं मेरी के, क्योंकि कल ही है इलेक्शन, तो फिर इसी एनर्जी में खबर पड़ी जाएगी ना। पंजाब में सेनेट की तमाम 11 खाली नशस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए। गैर रिवायती सियासत की अलमबरदार PTI भी इस जोड़ तोड़ में किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि हुकूमती जमात एक तरफ तो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सेनेट इलेक्शन का तरीक़ेकार तब्दील करने के लिए आगे आगे है, लेकिन उनकी अपनी जमात के रहनुमा शहबाज गिल दावा करते रहे कि अपोजिशन के 17 अरकान कौमी असम्बली उनसे राब्ते में हैं। पूरी जिम्मेदारी में दस रहा है कि तकरीबन 17 MNA इन्हां दे ऐसे ने जेड़े कॉन्टैक्ट ने, कोई 2-3 नाल मेरा आज भी कॉन्टैक्ट होया है। जी, तो मरियम नवाज ने भी ये दावा किया कि PTI अरकान असम्बली अब अपनी जमात को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुद मरियम नवाज पंजाब में होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर खामोश रही। ये ज़रूर जानती हूँ कि PTI के जो अरकान हैं वो अब PTI को वोट देने को तैयार नहीं। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला। अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को बावर करा दिया है कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन के लिए मुत्तहिद है। ये ख्याल था कि PDM की मुख्तलिफ जमातें शायद वो आपस में खुद ही एक दूसरे का वोट तोड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बड़े नज़म के साथ सेनेट इलेक्शन के लिए मुत्तहिद हैं। अभी तक हमारी कोशिश कामयाबी हुई है कि हमने मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं उसको आगे बढ़ाया है, अपने उम्मीदवारों को महफूज बनाया है, उनको कोशिश की है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दिला सकें। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा आपने देखा। सेनेट इलेक्शन पर बुलंदबांग दावे अपनी जगह, लेकिन पंजाब की सीट्स पर नून लीग की PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट बता रही है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं में भी मुलाकातें हो चुकी हैं। इसी तरह PTI का अपोजिशन अरकान से राबतों का दावा जाहिर कर रहा है कि सेनेट इंतखाबात में नज़रिए और बयानिए पर समझौता तो हो सकता है, लेकिन सियासी मफादात पर नहीं। अच्छा जी, समझने की बात है, और हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार महमल सरफराज। महमल, सेनेट इंतखाबात से पहले पंजाब में सेटिंग हो गई है, दीगर मकामात पर भी मुफाहमत के लिए राब्ते वगैरह चल रहे हैं, ये तो खुली बात है। तो सियासी तौर पर ये जोड़ तोड़ का अमल ठीक समझा जाना चाहिए या नहीं?
देखिए बात यह है कि ऐसी जो जोड़ तोड़ होती है सियासी, ये कोई पहली दफ़ा देखने में नहीं आया, ये पहले भी होती रही है। लेकिन इस बार जो पंजाब में हुआ वो थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा है कि जो ये हुकूमत है उसने अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ है, और एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है बिल्कुल भी रवाबित नहीं है, बल्कि अपोजिशन की एक तहरीक भी चल रही है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये हुकूमत आर या पार, मतलब हमने तो इनके साथ बैठना नहीं। लेजिस्लेशन के ऊपर भी, इवन जो भी सेनेट की भी लेजिस्लेशन आ रही थी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा हमने नहीं बैठना, हमने बात ही नहीं करनी। तो फिर जब ये एक सेटलमेंट होती है तो ये इस सारी बात की नफी करती है कि ये हुई, ये किस वजह से हुई। तो ये जो है मतलब ऑब्वियसली एक सियासी मुफादात हैं, उसकी वजह से हुई। जोड़ तोड़ का अमल तो सियासत में होता है, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये हुई ये इस वजह से कि इन्होंने इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों ने ली हुई थी, हुकूमत ने भी और ऑपोजिशन ने भी, तो इसलिए जो है इसको उस रोशनी के अंदर देखना चाहिए। अच्छा महमल, ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त ऑपोजिशन की सबसे बड़ी और सबसे जारहाना जो मिजाज में इस वक्त दिखाई दे रही है, उन्होंने सेनेट की सीट्स के लिए अपने सख्त तरीन मुखालिफ से समझौता कर लिया है। ये सब सियासी फ़ायदे के लिए किया गया। फिर वो नज़रिया और वो बयानिया, वो बात तो पीछे रह गई, यानी उसका तो कोई माने रहा ही नहीं है। तो बुनियादी तौर पर तो सबको अपना अपना मफाद ही अजीज़ हुआ। फिर देखिए बिल्कुल ये मुफादात की बात है। आप नून लीग ने एक नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, आपने अपने एमपीएस के वोट को इज्जत नहीं दी क्योंकि आपने उनको वो वोट का राइट एक्सरसाइज ही नहीं करने दिया। इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन होने देते। अगर आपको ये डर था, बेशक वो हुकूमत हो बेशक वो अपोजिशन हो, कि जी हमारे मेंबरान इधर उधर हो सकते हैं, होने देते। आप जो हैं इलेक्शन तो होने देते ना, उनको अपना वोट तो डालने देते। तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपना मुफाद ही अजीज है ना, आपने मतलब वोट का हक ही छीन लिया। तो ये जो हुकूमत भी कहती है एनआरओ नहीं देंगे और ऑपोजिशन भी कहती है बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मिल बैठकर अपने मुफाद के लिए आप लोगों ने ये एक डील कर ली, एक सेटलमेंट कर ली। तो बिल्कुल मुफादात की सियासत है इसके अंदर, तो हमें यही नजर आता है। अच्छा महमल, ये भी बताइएगा, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, तहरीके इंसाफ के लिए रवायती सियासत से हटकर पैमाने इसलिए बनाए जाते हैं कि ये जमात खुद कहती है कि हम गैर रवायती शफाफ सियासत करने वाले लोग हैं, लेकिन हुकूमती जमात भी खुलकर बता रही है कि वो अपोजिशन के लोगों से राब्ते में हैं कि किसी तरह अपने उम्मीदवारों को फतेहयाब करा सकें। तो यहाँ असूलों का समझौता नहीं हो रहा। अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो सेटलमेंट की है या ये जो कॉम्प्रोमाइज की है, ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए की है, अपनी सीटें बचाने के लिए की है, तो अगर खाली उस हद तक रखेंगे तो फिर ये सही नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को आगे लेकर हुकूमत और ऑपोजिशन जाती है, यानी अगर वो ये कॉम्प्रोमाइज करके साथ एक दूसरे के बैठते हैं, वो लेजिस्लेशन करते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, वो पाकिस्तान की निज़ाम की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, तो फिर तो एक अच्छी चीज है, फिर तो ये एक पॉजिटिव चीज होगी। हमने देखा कि 2018 के इलेक्शंस के ऊपर ऑपोजिशन जो है वो इतनी तनकीद करती है, इतनी उंगलियां उठाती है। तो अब अगर वो चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो, बजाय इसके कि सिस्टम, क्योंकि देखिए सिस्टम रैप अप करना तो कोई सोल्यूशन नहीं होती, इसके ऊपर उन्हें चाहिए कि 2023 के इलेक्शंस जो हैं वो अगर वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर हो, सही हो, तो फिर उसके लिए मिल के बैठें और हुकूमत के साथ काम करें इसके ऊपर। ये नहीं हो सकता कि अंदर से आप खाली डील्स करें अपनी सीट्स बचाने के लिए। इस तरह की सियासत नहीं होती। पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है और ये भी चीज बावर कराने की जरूरत है कि हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम कोई जानी दुश्मन नहीं है कि एक दूसरे के गले ही पड़ जाएं। जी, महमल हमारे साथ हैं और इस सारी सूरत हाल पर तज्जिया दे रही थी। अब इसमें उन्होंने जो बात की कोट अनकोट, उन्होंने कहा कि आप ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कि आपने अपने अरकान को वोट का हक एक्सरसाइज करने नहीं दिया। ये आपने किया पंजाब में और अभी आप प्रोफेस कर रहे हैं कि ज़मीर के मुताबिक और कॉन्शियंस के मुताबिक वोट। तो ये बड़े डुअल स्टैंडर्ड्स वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं ना इस चीज़ में। वी विल लीव इट अप टू यू, थिंक अबाउट इट, मेक अप योर माइंड। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बरतानिया रिटर्न यानी खातून ने, मुझे अच्छा नहीं लगा, आई डिडंट लाइक टू से दैट, पलट। एनीवे
So she is from Britain. वहाँ पहुँच गई क्या पलट? हाँ वो एक था ना गाना पलट टाइप anyway. तो जी खातून है and she has just come back to Pakistan. उन्होंने पहली पनाहगाह कायम की है जहां जदीद अस्पताल में ज़ख्मी जानवरों का इलाज और कुत्तों के काटने की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन और उनकी तादाद में कमी के लिए नसबंदी भी की जा रही है। और इस बारे में ये हमने सुनी बात इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है स्ट्रे डॉग्स की और किस तरह रोकथाम की जाए ह्यूमेन वे में। तो जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद की रिपोर्ट है, लेट्स वॉच। जानवरों के लिए पहली पनाहगाह फैसलाबाद के इलाका गटवाला में कायम की गई है, जहां जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल जबकि ट्रैफिक और दीगर हादसात में ज़ख्मी जानवरों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मुफ्त रेस्क्यू सर्विस की सहूलत भी मुयस्सर है। बरतानिया पलट खातून ताहिरा रसूल का कहना है कि जानवरों के साथ होने वाले बेरहमाना सलूक पर सिला रहमी के जज्बा के तहत इस काम का आगाज़ किया है। जब भी मैं पाकिस्तान आती थी ना तो यहाँ पर जानवरों की मिजरी रोड पर आपको एवरीवेयर नज़र आती है। मैंने अब चैरिटी रजिस्टर करवाई ऑस्कर के थ्रू, तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। अगस्त की 3 को मैं आई थी, तो यहाँ पे आके शेल्टर ये आपके सामने है ये बनाया। ज़ख्मी जानवरों को रेस्क्यू करके पनाहगाह मुंतकिल किया जाता है, जहां कायम अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स ज़ख्मी जानवरों का इलाज करते हैं। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात की रोकथाम के लिए यहाँ कुत्तों के साथ बिल्लियों की नसबंदी और वैक्सीनेशन भी की जा रही है। इसी वजह से ये TNR का काम हम कर रहे हैं कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा ना, उसके ऊपर फिर हम उनको फुली वैक्सीनेशन करके कि ये कोई रेबी का इनमें नहीं हो, टेटनस का, ये हर तरह का इनको फुली हेल्थी करके हम छोड़ेंगे। जानवरों के साथ होने वाले बेरहमाना सलूक के सद्देबाब के लिए ताहिरा रसूल ने दीगर शहरों में भी पनाहगाहें कायम करने और तिब्बी कैंप लगाने के इज़्म का इजहार किया है। हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हमाद अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाजा की और हमाद ही पीछे हमें बता रहे हैं कुछ दो हमाद हमारे पास है। ये हमारे काम में भी है। अच्छा जी, आज का जो मैच है जो कल नहीं हो पाया था वो आज होगा एंड दैट इज कोयटा ग्लैडिएटर्स। आप देखें आज भी मैच है, आप देखें अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी, आज भी मैच है, आज हल्के रास्ता। Okay, fine. Enjoy it. We'll see you tomorrow.